राज्य के द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम की व्याख्या कीजिए। तो देखो, अब ये बिल्कुल नहीं स्ट्रेट क्वेश्चन आपके लिए है। अब मान लो आपको शुरू करना होगा तो सबसे पहले आपको लगेगा मैं शुरू कैसे करूं, तो शुरू जहां से चाहो शुरू करना सीख रहे हो तुम लोग, कुछ खास आश्वासन नहीं दे रहे हो। जैसे देखो, मान लो इसको शुरू करना तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, कितनी भड़कदार शुरुआत हो जाएगी। अब एक लाइन लिखो लिखिए मुगल साम्राज्य एक ऐसा समुद्री राक्षस था। मुगल साम्राज्य एक ऐसा समुद्री राक्षस था जिसके प्यास की कोई सीमा नहीं थी। प्यास की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि मुगल साम्राज्य के आकार एवं दायित्व, मुगल साम्राज्य के आकार एवं दायित्व की मांग थी अधिक से अधिक संसाधनों का संग्रह। अधिक से अधिक संसाधनों का संग्रह। अधिक से अधिक संसाधनों का संग्रह। फिर चूंकि पूर्ण विराम दे देना, फिर चूंकि कृषि भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। इसलिए कृषि संसाधनों को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही लगभग यह बात स्पष्ट हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल से यह बात लगभग स्पष्ट हो गई थी कि केवल, क्या याद आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से क्या बात स्पष्ट हुई थी? किसको याद आ रहा है? देखो, इतनी बात तुम लोग जानने लगे हो, ये साधारण बात है, संभव नहीं है ये याद रखना। क्या लिखा आपने? यह बात स्पष्ट हो गई थी कि केवल भू राजस्व में वृद्धि कर राजकीय आय को नहीं बढ़ाया जा सकता। केवल भू राजस्व में वृद्धि कर राजकीय आय को नहीं बढ़ाया जा सकता। राजकीय आय को नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि कृषि उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। अतः मुगलों के द्वारा
अतः मुगलों के द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम को इस संदर्भ में समझने की जरूरत है, इस संदर्भ में समझने की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लो इसी को तुम अगर छोटा करना चाहते हैं, हम तो थोड़ा सा इसलिए देते हैं कि भूल भाल के तुम्हारा, फिर अगर तुम छोटा करना चाहते सीधा लाइन दे देते कि राजकीय आमदनी में वृद्धि के लिए केवल राजस्व में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक था। यह बात लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही यह बात स्थापित हो गई थी और मुगल शासकों से पूर्व शेर शाह इस दिशा में कदम उठा चुका था। मुगल शासकों ने उसे, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक समुद्री राक्षस था और उसे एक व्यापक संसाधनों की जरूरत थी, इसलिए राजकीय आमदनी के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि भू राजस्व को बढ़ाना आवश्यक था और इसी क्रम में कृषि सुधार में रुचि ली गई। तो ऐसे करके भी तुम उसको दे सकते हो। एक्चुअली नॉर्मली होता क्या है, तुम लोग मेंटली अलर्ट हो, मेरी बात को सुन रहे हो? जैसे देखो, अब तुम लोग कहते हो कि सर बड़ा हो जाता है, ये बहुत ही नेचुरल है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे तुम धीरे धीरे जब तुम एनालिटिकल लिखने लगोगे तो उसमें क्या होगा कि कम शब्द में तुम ज्यादा बात कर सकोगे, वो तुम्हारी भाषा में जैसे क्षमता होगी, अभिव्यक्ति। यहीं पर आके मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं बेचैन होकर तुम्हारी एक सीमा से ज्यादा हेल्प कर नहीं पाता। जब तक तुम्हारी अभिव्यक्ति स्वयं नहीं सुधरेगी तो होगी। अब मान लो तुम्ही को मैं एग्जामिनर बनाता हूं, तुमको मैं दो बातें देता हूं। यहां ऊपर हमने मुगल एम्पायर का इंटेंशन स्पष्ट करके तुगलक से तुलना करके, अब अगर उदाहरण हम दे और कोई कॉपी केवल उदाहरण बंजरभूमि के विकास के लिए किया, उसके लिए दो कॉपी तुम्हारे सामने आए, तुम किसको ज्यादा मार्क्स दो? क्योंकि वो क्या के साथ क्यों लिखा है। पहला वाला पढ़ने के बाद तुमको लगेगा कि ये बच्चा समझता है कॉम्प्लिकेशन को, और दूसरा वाले को लगेगा कि रट के भी लिख सकता है। क्योंकि देखो, राइटिंग जो पढ़ने के बाद पता चल जाता है तुम्हारा, जैसे तुम सब चीज लिखते रहोगे, एक या दो लाइन ऐसा लिख डालोगे जो तुम्हारी समझ को बता देगा, बस तुरंत पता चल जाता है, अच्छा ये लड़का है, ये दमदार है, इसको मार्क्स मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि कई बार उसमें मिसफायर भी हो जाता है। जैसे तुम लिखते हो तो शुरू में तुमको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, कुछ उटपटांग भी लिख जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई भी लाइन मैंने लिखा है। जैसे मैंने अभी लाइन लिखा कि अंत में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण हुआ, तो वहां से क्या बोला कि सर इसको मान ले। तो ये मान ले, उसका ऑब्जेक्शन बहुत जायज था, क्योंकि जागीरदारी संकट वाली अवधारणा भी तो पूरी तरह, लेकिन अब मानविकी है तो कहीं पर हम उसको स्वीकार करेंगे, पूरी तरह अस्वीकृत भी तो नहीं है। आज अगर होता है कि क्या, जैसे बीपीएससी ने पूछा था कि क्या मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए आप मुगल अर्थव्यवस्था को अधोगति को इसका कारण मानते हैं? अधोगति का मतलब होता है पतनशील होना। तो मैंने आपको बताया कि दूसरी अवधारणा समृद्धि की बात करना है निचले स्तर पर, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो ये चीज अगर समृद्धि की जो बात करता है, तो अब हम लिखने में यही तो नहीं कहते हैं कि पूरी समृद्धि है, संकट नहीं है। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था तथा वह अनेक प्रकार की जटिलताओं से ग्रस्त था, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य के विघटन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता। कहीं अगर इसके लिए आर्थिक संकट कहीं उत्तरदायी रहा, तो कहीं फिर क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली समृद्धि ने इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया। और जो शासकों की भूमिका और उत्तराधिकार, कमजोर उत्तराधिकारी वगैरह वाला बात करते हैं, उसको कहते हैं, उसको भी हम पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं करते। कहते हैं कि जब मुगल ढांचे में एक बार जब मुगल संरचना चरमराने लगा, उस समय कोई योग्य शासक उस प्रक्रिया को धीमा कर सकता था या रोक सकता था, लेकिन अफसोस उस समय उसके अयोग्य और शासकीय अयोग्यता के कारण यह प्रक्रिया अनायास ही तीव्र हो गई। तो सबको मिला जुला के तब हम कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं, और उसको कोई काट नहीं सकता। तो धीरे धीरे तुम लोग कितना एक्सपीरियंस पहली बार पढ़ रहे हो, और तुम लोगों को सीधे मैं दोहरा रहा हूं मतलब उड़ा दिया।
आसमान में यूपीएससी के क्वेश्चन पर ले आया फर्स्ट टाइम में, ये साधारण सी उपलब्धि है। कोशिश तो कर रहे हो और बहुत हद तक प्रोग्रेस ही मिला है। अब इसको केवल तुमने डाइजेस्ट करके, अब देखो बच्चे, अब तुम मुगल कालीन राज्य के द्वारा कृषि जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम में 4 कदम याद रखो। राज्य का बल बंजर भूमि को आबाद करने पर रहा। औरंगजेब के काल के एक अधिकारी रसिक दास के फरमान से यह सूचना मिलती है कि राज्य को बंजर भूमि को आबाद करने में रुचि थी। बुकलेट में मैंने दिया हुआ है, तुम उसको पढ़ोगे तो वहां भी निकल जाएगा। दूसरा, राज्य की ओर से सिंचाई के विकास के लिए कदम उठाया जाता। उदाहरण शाहजहां काल में एक महत्वपूर्ण नहर का निर्माण कराया गया था। इसको शाह फैज नहर को बोलते थे। जो पहला नहर है ना, वो जो 150 किलोमीटर वाला जो नहर, 150 मील वाला नहर जो बताया ना, उसका नाम था शाह फैज। हाँ, बुकलेट में दिया हुआ है उसका नाम शाह फैज। और उसमें अब तुम सिंचाई में चाहो तो अपना लेंथ देख लेना, बढ़ा लेना, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कहां मिलेगा? उतना समय तो तुमने लगभग 70-80 शब्द तो खर्च कर दिए। अगर मान लो ऊपर तुम इंट्रोडक्शन में 50 शब्द भी लेते हो तो तुम्हारे पास विकल्प तो 150 शब्द कहीं। तो नीचे में इस 5 में जितना इलेबोरेट कर सकते हो, सिंचाई तुम अलग से भी जान ही रहे हो, बढ़ा लेना या छोटा कर लेना, जैसा भी हो। और मुगल शासकों को बागवानी खेती में रुचि थी। उनके द्वारा फलों के बाग लगवाए जाते जिनसे उनको आमदनी प्राप्त होती। और मुगल शासकों ने नगद में भूरास की वसूली पर बल दिया। यह भी एक कारण था कि ग्रामीण क्षेत्र में नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिला। कैसे? तो नगद में अगर आप राजस्व लेना चाहोगे तो किसान बेचारा कहां से, वो अगर गेहूं और वो मोटे अनाज बेच के अगर चाहेगा कि मैं राज्य को मैं भूरास चुकता करूं, तो थोड़ा सा चप्पल तो नीचे खोल। हाँ, तो अगर वह यह कोशिश करेगा कि मैं इस भू राजस्व को चुकता करूं, तो फिर उसके सामने समस्या आई कि मोटे अनाज को बेच के आप कितना चुकता कर सकते हो? आपको नगद फसलें चाहिए और नगद फसलों में बिक्री आपको ज्यादा होगी। तो ये हो गया। अब बच्चे थोड़ा सा ग्रामीण संरचना पर निगाह डालो। तो जैसे आज ग्रामीण संरचना में एक स्तर नहीं है, उसी प्रकार उस काल में भी ग्रामीण संरचना में कई स्तर थे। जैसे जमींदार है ना, तो जमींदार में बच्चे 2 स्तर थे, इसलिए कंफ्यूजन में तो ये बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो जमींदार होता, अच्छा क्या मैं इस डायग्राम तुम लोगों को छपा के लाया, नहीं तो आज हमको दिक्कत हो जाती। जमींदार जो ऊपर तुम देख रहे हो ना, उसमें 2 तरह के जमींदार हैं। एक है द्वितीयक जमींदार और दूसरा है प्राथमिक जमींदार। तो एक एरो ऊपर बना लोगे, जैसा जहां जमींदार में खाली छूटा हुआ है ना, वहां सबसे ऊपर लिख देना द्वितीयक जमींदार, और उसके नीचे हायरार्की बना लेना प्राथमिक जमींदार। ऊपर द्वितीयक और उसके नीचे प्राथमिक। जैसे ऊपर जिस तरह हायरार्की नीचे बनी हुई ना, उसी प्रकार से हायरार्की बना लो। द्वितीयक जमींदार और नीचे प्राथमिक जमींदार। हो गया क्या? पहला ऊपर लिखो द्वितीयक जमींदार और नीचे लिखो प्राथमिक जमींदार। हो गया? कहां दिमाग लगा रहे हो? अरे ऊपर से नीचे तक खुद कास्ट, पाही कास्ट, मुजारियान देख रहे हो ना। जमींदार के बाद कॉलम खाली है ना, द्वितीयक लिख सकते हो ना ऊपर, उसके नीचे एक नीचे एरो देके प्राथमिक जमींदार लिख सकते हो। इतना ही तो है, इसी में तुम लोग इधर उधर भटक रहे हो। हो गया? अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्वितीयक जमींदार वे होते थे जो केवल राजस्व की वसूली करते थे, वो खेती नहीं करते थे। द्वितीयक जमींदार वो होते थे जो राजस्व की वसूली करते थे और खेती नहीं करते थे। और प्राथमिक जमींदार वे होते थे जो खेती भी करते थे और राजस्व की वसूली भी करते थे। उनको खुद कास्ट कहा जाता था। तो खुद कास्ट ऑलरेडी मैं हायरार्की में दिया हुआ हूं जमींदार के नीचे। खुद कास्ट देख रहे हो तुम लोग? तो खुद कास्ट से ही प्राथमिक जमींदार की श्रेणी में जाते थे। जो प्राथमिक जमींदार की श्रेणी में जाते थे वो खुद कास्ट की श्रेणी में से ही जाते थे, प्राथमिक जमींदार की श्रेणी में। जैसे वो ऊपर द्वितीयक जमींदार है, तो द्वितीयक जमींदार के नीचे प्राथमिक जमींदार था, और द्वितीयक जमींदार है प्राथमिक जमींदार के ऊपर था, तो खुद कास्ट की श्रेणी में से प्राथमिक जमींदार खुद कास्ट की श्रेणी से ही जाते थे, जो खुद खेती भी करते थे और वो भूमि के स्वामी भी होते थे। तो नीचे मैंने लिटरेचर में आपको दिया है। अब नीचे हायरार्की तुम देख लो। नीचे हायरार्की क्या है कि जो सबसे सबल, जैसे आज गांव में मैं पूछूं कि भाई कितने लैंड होल्डर्स है, तो आप पाओगे कि 30% पॉपुलेशन या मैक्सिमम 40% पॉपुलेशन लैंड होल्डर होगा। उसमें पूछूंगा कि 5 एकड़ से ज्यादा लैंड वाले तुम्हारे गांव में कितने हैं। अगर तुम अच्छे क्षेत्र से आ रहे होगे तो पता चलेगा कि गांव के 2% किसान 5 एकड़ से ऊपर वाले में है, बाकी सब 5 एकड़ से नीचे वाले में।
इसलिए इंडिया में ऑटोमेटिक सीलिंग लगता जा रहा है। तो ये जो हुई है, इसका कारण है कि पहले जो धनी लोग थे वो बड़े लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, मतलब सॉरी, जो उच्च जाति के लोग थे, जैसे आपके राजपूत, भूमिहार ब्राह्मण, उसी प्रकार से, और मध्यवर्ती जाति में ग्वाला और कुर्मी। लेकिन जो नीचे जो आपकी जातियां हैं, जिसको निम्न जाति कहते हो, जिनको अछूत की श्रेणी हुई थे, अब उन लोगों को भूमि पर नियंत्रण ही नहीं दिया जाता था। आप जो देखो मंडल कमीशन में जो सामाजिक पिछड़ेपन को जो महत्व दिया है, क्योंकि इंडिया में सामाजिक पिछड़ेपन आर्थिक पिछड़ेपन का भी कारण रहा है। जो पूरे मध्यकाल में देखोगे तो उच्च जॉब मिलता था, वो कुलीन के परिवार के लोगों के मनसबदार का जॉब मिलता, और लैंड होल्डर्स जो होते थे उच्च जाति के लोग, खुद कास्ट उच्च जाति से आते थे। और खुद कास्ट के बाद तुम दूसरा देखते हो पाही कास्ट। पाही कास्ट निम्न जाति से आते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे खुद कास्ट थे वो तो लैंड होल्डर्स भी थे, भूमि के स्वामी भी थे, और नीचे पढ़ोगे तो आपको दो तरह का किसान मिलेगा। जैसे खुद कास्ट में तुम यहाँ पर देख रहे हो तो तुमको खुद कास्ट का स्तर बताते हैं कि नाम उनके अलग अलग थे। वो नाम को थोड़ा याद कर लेना, एक दो नाम है। जैसे खुद कास्ट की श्रेणी में उत्तर भारत में घरहुल, जैसे उत्तर भारत में उनको खुद कास्ट बोलते थे, और राजस्थान में उन्हीं को घरहुल बोलते थे। कोई राजस्थान वाले हो, अभी भी घरहुल है क्या वहां नाम है? घरहुल का यूज होता है वहां पर राजस्थान में? नहीं। हाँ, क्या कोई कुछ पूछ रहा था? किधर से? हाँ बोलिए। पटेल उस जाति से नहीं थे, वो तो मध्यवर्ती जातियां थे पटेल। नहीं, वो तो देखो बाद में जाति का जो कंफ्यूजन हुआ, तो इसलिए तुम देखते हो कि जाति जो मंडल आयोग है वो स्टेट वाइज निर्धारण है ना। यूपी का गुप्ता है वो जनरल है, और बिहार का जो गुप्ता है ओबीसी में है। तो एक ही जाति को अलग अलग राज्य में, इसलिए तो राज्य के आधार पर मंडल कमीशन में है। एक ही जाति के अलग अलग राज्य में उनका मंडल में ओबीसी में है, किसी में ओबीसी में नहीं है। तो ये तो इसीलिए किया गया है ना कि अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेटस हो गया ना। तो अब देखिए, तो हम अब हम गौर कीजिए, तो खुद कास्ट में राजस्थान में कहलाएगा घरहुल, और महाराष्ट्र में कह रहा है मिरासदार, और इसको कहते हैं जैसे रियायती नाम था, इसको रियासती हो गया, इसको रियायती किसान करो। रियायत, हाँ, रियासती की जगह रियायती कर दो। रियायती किसान इसको क्यों कहा जाता था जानते हो? तो इतना मिडिवल सोसाइटी था, अनइक्वल था। जो जितना धनी था उसको कम कर देना, भूमि का स्वामी है उसको कम टैक्स देना। और दूसरा किसान है रैयती, जैसे मुजारियाना वगैरह उसमें होंगे। तो जो बेचारा जो निर्धन किसान है या सीमांत किसान है उसी को ज्यादा कर देना। तो एक को नाम दिया गया रियायती, दूसरे को नाम दिया गया रैयती। तो ऊपर के स्तर पर तुम देखते हो खुद है राजस्थान में घरहुल है, महाराष्ट्र में मिरासदार है। तीन तीन बार अपने मन में याद नाम करो, हो गया। उसको देख के क्या याद करो, बिना देखे याद करो, हो गया। तो ये भूमि के स्वामी होते थे रैयती, ये रियायती किसान होते थे, उच्च जाति से आते थे, इनकी स्थिति मजबूत थी, इनको भूमि पर स्वामित्व भी था। और दूसरा आता है जिसको कहते हो पाही कास्ट। वो पाही कास्ट निम्न जाति से आते थे, और नीचे लिटरेचर में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो निम्न जाति से आते थे, और वो क्या करते थे कि वह दूसरे के खेत में, दूसरे गांव में जाके बटाई करते थे। क्योंकि उस समय मध्यकाल के समाज का, इसमें सतीश चंद्रा ने भी कहा है कि इसलिए जागीरदारी संकट का एक कारण था कि भारत में एक बहुत बड़े मात्रा में गैर आबाद भूमि बची हुई थी। अगर निम्न जाति को केवल छूट दे दी जाती कि भाई आप आबाद करिए और भूमि का स्वामित्व आपको मिल जाएगा, तो फिर भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आबाद हो जाता, जिससे इंडिया में समृद्धि आती, यानी ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होता, और इससे प्राकृतिक संसाधन का उपयोग होता। लेकिन जाति व्यवस्था इतनी कठोर रखी गई कि उच्च जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों को स्वामित्व नहीं दिया, क्योंकि उनके अपने मजदूर, जैसे आप मान लो उच्च जाति के लोग तो 1000 बीघे जमीन थे, तो सब तो नहीं जोत सकते थे, तो 500 बीघे दे दिए पाही कास्ट को बटाई पर जोतने के लिए, लेकिन स्वामित्व अपने पास रखा। तो पाही कास्ट वैसे निम्न वर्गीय किसान होते था। उसके नीचे आते हैं मुजारियान।
अब उत्तर भारत में कहते थे मुजारियान, राजस्थान में कहते थे पालती, और महाराष्ट्र में कहते थे कुनवी। तीनों का नाम मन में 3 बार बोलो बिना देखे हुए, कहां नीचे नजर डाल ले। हाँ, बस याद ही हो गया। और सबके नीचे था कृषक मजदूर। अब एक बार हायरार्की याद कर लो, ऊपर जमींदार, उनके नीचे खुद कास्ट, पाही कास्ट, मुजारियान, कृषक मजदूर। याद ही हो गया। अब केवल तुम खुद कास्ट का स्टेट वाइज नाम, क्षेत्र वाइज नाम बता दो। ओके, अब तुम मुजारियान का नाम बता दो क्षेत्रवाद। याद हो गया। अब नीचे वाला कंटेंट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि भाई एक रियायती किसान है, एक रैयती किसान है। बात समाप्त, चुटकी बजती है, टॉपिक समाप्त। अब नीचे यहां पर देखो ब्रैकेट, हाँ इसको लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। अब यहां पर देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है। मुगल काल में ग्रामीण संरचना एवं ग्रामीण संबंधों पर प्रभाव। मैंने आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा मेरी तरफ गौर करिएगा, पूछा जा रहा है कि मुगल काल में एक इस तरह के मध्यस्थ और बिचौलिए थे और ग्रामीण थे, तो क्या कि मुगल काल में जो उनकी जो हायरार्की है, वो हायरार्की में कोई बदलाव भी आया है? मतलब मैं क्वेश्चन स्पष्ट करता हूं, सॉरी क्वेश्चन आपका क्लियर शायद नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्रामीण संरचना तो पहले से ही चली आ रही थी, मुगल तो पैदा नहीं किए होंगे, तो आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में ग्रामीण संरचना और संबंधों पर प्रकाश डालिए, क्या मुगलों के अधीन राज्य ने ग्रामीण संबंधों पर कुछ प्रभाव डाला, या मुगलों के अधीन राज्य ने ग्रामीण संरचना पर क्या प्रभाव डाला? तो क्या मानोगे, प्रभाव डाला या नहीं डाला? डाला। अब बिना मैटर देखे हुए सुनो, पढ़ना बंद करो। हाँ नहीं ठीक है। तो अब बिना मैटर पढ़े हुए, जिसको लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट, बिना पढ़े हुए जवाब दो तो क्या लगता है कि क्या डाला होगा? देखो याद रहने का मैं एक साधारण तरीका बता दो। तुम्हारा दिमाग एकदम समतल होता है, दिमाग से पहले सोचे नहीं होते हो, तो तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग उसमें उस सांचे में नहीं ले पाता है उस चीज को। पहले इसको पढ़ने बिना अगर थोड़ा सोच लोगे कि यार क्या परिवर्तन लाया होगा, तो एक दिमाग में आता है। जैसे मैं सोचता हूं तुम्हारे साथ, तुम अगर इस तरह सोचो कि भाई राज्य की कोशिश रही कि अधिक से अधिक हम भूमि की माप करवा दें, तो भूमि की माप करवाने में राजस्व अधिकारी उन क्षेत्रों में गए, उन क्षेत्र का लेखा जोखा किया, तो गांव की एकांतिकता तो भंग हुई, गांव के मामले में हस्तक्षेप हुआ, राज्य के अधिकारियों ने काम किया। और जब भूमि की माप करवाई होगी तो जमींदारों के अधिकार सीमित हुए होंगे ना। तो एक फैक्टर ये हो रहा है। दूसरा फैक्टर फिर सोचते हो तो लगता है कि मुगल शासकों ने नगद में राजस्व लेने पर विशेष जोर भी दिया था क्या? तो नगद में राजस्व लेने पर जोर दिया, तो इसका मतलब है कि नगदी फसलों, और उसी समय तुमको नगदी फसलों का भी, नई नगदी फसलों का आगमन हुआ है, तो किसानों ने नगदी फसलों को अपनाया। तो क्या गांव में नगदी फसल की खेती होती है तो व्यापारी लोगों का भी आवाजाही होता है क्या? तो व्यापारी लोग जाओगे तो गांव में मुद्रा का प्रवेश होगा। अच्छा, मुद्रा का प्रवेश होता है तो धनी धनी और गरीब भी होते हैं क्या? और जब गांव में मुद्रा का प्रवेश ज्यादा होगा तो क्या कृषक मजदूरी में भी वृद्धि होती है? तुम ऐसे सोचना शुरू करोगे, तुमको उत्तर मिलना खुद शुरू हो जाएगा। अब एक बात और भी है, क्या मुगल काल में शिल्प उत्पादन को प्रोत्साहन मिला था? शिल्प जिसको कहते हैं उद्योगों को। तो शिल्पों में 2 तरह के शिल्पी, एक है नगरीय शिल्पी है और दूसरा ग्रामीण शिल्पी है। तो अब क्या हुआ कि जब उसमें 17वीं सदी तो एक तरह से व्यापारिक क्रांति का समय है, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में डच कर रहे हैं। तो एक भारत का जो बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है, तो उसे कारण तुम देख लो, जैसे सबसे बड़ा लीडिंग रीजन तो हमारा रहा सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, क्लॉथ मेकिंग, ये तो बहुत बड़ा लीडिंग रीजन रहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी जो लीडिंग रीजन रहा, तो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो महिलाओं को भी काम मिल गया, बुनाई का काम। महिलाएं घर में बुनाई का काम करती थी, वही बाद में उसका सूत की
कताई हुई, इधर महिलाएं ने बुनाई का भी काम किया, सूत की कताई का भी काम किया, तो वही जो ऊन उसका जो सूत बिकते थे तो उससे उनको परिवार को लाभ होता था, कृषि में एक अतिरिक्त आमदनी आती थी। और गांव में जो